दोस्तों आज इस वीडियो में इस पूरे फैमिली को मैं घसीटने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा फैमिली बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के बारे में गलत अफवाहें फैलाई हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी सच्चाई पता चले। लोग कहते हैं अम्बेडकर बहुत गरीब थे। सच्चाई, जिस जमाने में लोग फोटो नहीं खिंचवा पाते थे, उस जमाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत सारी बचपन की फोटोज हैं। अब आप ही बताइए कि इनका तर्क कितना सही है। ये लोग कितना अनलॉजिकल बातें कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किसी का बचपन का फोटो देखकर उसकी आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है? अगर हम भी ऐसा कहें कि जिस जमाने में कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस जमाने में फोटो नहीं खींचे जा रहे थे, उस समय काल्पनिक चीजें भारत में क्यों परोसी गई? उनका फोटो कौन खींचा था? तो ये जवाब दे पाएंगे? तुम लोग क्या जानो कि बाबा साहब का बचपन कैसे बीता है, कितनी कठिन परिस्थितियों में बीता है। तुम लोगों ने कभी बाबा साहब को पढ़ा हो तब ना। बाबा साहब खुद अपनी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा में लिखते हैं, मैं अपने नंबर के अनुसार दूसरे विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठ सकता था, मुझे कोने में ही बैठना पड़ेगा, ये मैं जानता था। मैं विद्यालय में जिस जगह पर बैठा था उसे विद्यालय की चपरासी भी हाथ नहीं लगाता था, यह मैं जानता था। स्वर्णों के लड़के प्यास लगने पर अपने अध्यापक की आज्ञा लेकर नल पर सीधे जाकर पानी पी सकते थे, लेकिन मेरी बात अलग थी। प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। स्कूल का चपरासी खड़ा रहता था और जब तक कोई स्वर्ण बालक नल चालू ना कर दे तब तक मैं पानी नहीं पी सकता था। अध्यापक यह काम अक्सर चपरासी से करवाते थे, अगर चपरासी नहीं तो पानी नहीं, ऐसी अवस्था थी मेरी। इतना ही नहीं, शिक्षक उनकी कॉपी छूने से तक बचते थे, यहाँ तक कि उनके बाल तक नहीं काटे जाते थे। समझ पा रहे हो? उनकी बहन बाल काटती थी, यहाँ तक कि उनके कपड़े तक नहीं कोई धोता था। जब बाबा साहब और उनके भाई अपने पिताजी से मिलने जा रहे थे तब वहाँ पर टांगे वाले तक ने उनके साथ अस्पृश्यता की, उनके साथ भेदभाव की, उनसे 2 गुना दाम लेकर क्या किया? उनको बैल हाँकने के लिए बोला और खुद उतरकर पैदल चलता गया, लेकिन साथ नहीं गया। ये हालत थी उनकी बचपन की। तुम लोग क्या जानो? लोग कहते हैं अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत होशियार थे। सच्चाई, वो हमेशा 3rd डिवीजन से पास हुआ करते थे। बेटा वही 3rd डिवीजन से पास होने वाले अम्बेडकर नहीं होते ना तो तुम्हारे दादा परदादा लोग संविधान लिख भी नहीं पाते। आज वही 3rd डिवीजन पास होने वाला व्यक्ति ने संविधान लिखा जिसके वजह से तुम आजाद हो, नहीं तो तुम आज भी गुलाम होते बेटा। और एक बात, उसी 3rd डिवीजन से पास होने वाले के पास जितनी डिग्रियां थी ना बेटा, तुम्हारे दादा परदादा तुम्हारे खानदान में उतनी डिग्रियां किसी के पास नहीं होगी, उसका हाफ भी नहीं होगा। और तू भी पढ़ाई कर रहा है, देख लेना अपने जीवन में कितनी डिग्रियां हासिल कर रहा है तू। अम्बेडकर ने लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। सच्चाई, उनके समय में 15 पढ़ी लिखी महिलाओं ने संविधान लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं इस मोहतरमा से सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि 299 सदस्यों में सिर्फ 15 महिलाएं क्या कर रही थी? सबको तो बराबरी का अधिकार था ना, तो सिर्फ 15 महिलाएं और 284 पुरुष क्या कर रहे थे? मतलब देख रहे हो, 284 पुरुष और सिर्फ 15 महिलाएं, और वो भी 15 महिलाएं कैसे थी? अपर कास्ट की थी, अपर कास्ट। और वो भी किसके बदौलत थी ये भी जानो, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले की वजह से वो 15 महिलाएं जो एजुकेटेड थी और संविधान सभा में थी, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं थी या ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थी। इस मोहतरमा को तो कुछ पता भी नहीं है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान बनाया गया था उसमें 7 सदस्य थे ना, उसमें एक भी महिलाएं थी क्या? दूसरी बात, अगर अम्बेडकर ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया तो इनके लिए संविधान में आर्टिकल क्यों रखे गए हैं? इन्हें समानता का अधिकार क्यों दिया गया है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, ऐसे सब आर्टिकल क्यों महिलाओं के बारे में दिया गया है? बताएंगे मोहतरमा? हिंदू कोड बिल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने क्यों लिखा? अगर महिलाओं को अगर बराबरी था ही तो हिंदू कोड बिल लिखना क्यों पड़ा? संविधान में ये आर्टिकल डालना क्यों पड़ा? हमको बताएंगी? अम्बेडकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सच्चाई, अम्बेडकर ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया, भारत छोड़ो आंदोलन की जमकर खिलाफत की और उन्होंने अंग्रेजों को पत्र लिखते हुए बोला कि आप भारत पर कुछ और समय तक राज कीजिए। और अम्बेडकर जीवन भर आजादी की लड़ाई के विरोध में खड़े रहते थे। अब आप खुद सोचिए कि वो बंदा जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना, जो देश को आजाद कराने के लिए संविधान लिखा, तीनों गोल में सम्मेलन में लगातार गया, जो कि कोई भारत से नहीं, गांधी सिर्फ 1-2 बार गए थे, बाबा साहब 3-3 बार गोल में सम्मेलन में गए। वो बंदा चाहेगा कि हमारा देश आजाद ना हो? देखो, बाबा साहब का मानना था कि हमें ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जो सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद करे, हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जो ब्राह्मणवाद से मुक्त करे, जो ब्राह्मणों से मुक्त करे, जो अपर कास्ट के लोग हैं इनसे भी हमें आज़ादी चाहिए। जहाँ पर एक इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। वो लोग तो सिर्फ अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हम गुलामों के गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों के भी गुलाम थे और यहाँ ब्राह्मणों के भी गुलाम थे। बाबा साहब वैसी आज़ादी चाहते थे जहाँ पर इंसान को इंसान समझा जाता हो, जहाँ पर इंसान को इक्वल समझा जाता हो, जहाँ पर कोई ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, भेदभाव ना हो, सब इक्वल हो। लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत शक्तिशाली थे। सच्चाई, 1946 के चुनाव के वक्त पूरे भारत भर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई थी। अब आप ही बताइए कि किस चुनाव में हार जीत नहीं होता है? जो कांग्रेस इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली थी, जो 54 से 60 वर्षों तक केंद्र पर मतलब सत्ता पर बैठी थी, जो देश को चलाया 54 से 60 वर्षों तक, आज उसकी हार हुई है या नहीं?
आज मोदी सरकार बैठा है या नहीं, तो कभी कांग्रेस की बारी थी, कभी किसी और की बारी है, तो इसमें हार जीत बाबा साहब हार गए, इसका लॉजिक कोई बनता है क्या? और वो भी बाबा साहब हार क्यों गए थे ये भी तो जानो। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया था, मरने वाला था। कभी सुना है पूना पैक्ट? उसमें क्या था, SC ST जो थे उनको डबल वोट डालने का अधिकार मिला था। गांधी आमरण अनशन पर बैठ गया कि नहीं नहीं, वोट नहीं दे सकते तो इनके लिए कुछ भी नहीं होगा। SC ST के सीट आते ही कांग्रेस ने चाल खेला, क्या किया, SC का कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब बाबा साहब की तरफ से भी SC ST वो भी कैंडिडेट खड़े, और उस समय कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी था, सोचो बहुत बड़ा पार्टी, और बाबा साहब सिर्फ इधर से ही। तो अगर हार भी हुआ तो क्या हुआ, उन्हीं के बंदे ने हराया, उन्हीं के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो इसमें बहुत शक्तिशाली वाली बात क्या है बताइए ना? क्या कांग्रेस कम शक्तिशाली है इस समय, फिर भी हार रही है ना? और बाबा ऐसा भी नहीं कि बाबा साहब चुनाव जीतकर संसद में नहीं गए थे। जोगिंदर मंडल के बारे में तो जानते हो कि नहीं? नहीं जान, तुम लोग क्या जानो, अनपढ़ अभी 2 दिन के बच्चे, कुछ पढ़ाई किए नहीं हो, क्या जानो तुम? अम्बेडकर ने अकेले आरक्षण दिया। सच्चाई, आरक्षण संविधान सभा से दिया गया। संविधान सभा में कुल 389 लोग थे, जिसमें से अंबेडकर ने 1 वोट दिया था। आरक्षण सभी लोगों के वोट से दिया गया था। अब आरक्षण किसने दिया, क्यों दिया, कहाँ से दिया, ये मैं नहीं बताने वाला। अब आप खुद सर्च करो। बाबा साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तीनों कौन कौन से, 30, 31, 32 में लगातार तीनों गोलमेज सम्मेलन में SC ST OBC के बारे में बात रखी थी, आरक्षण के बारे में बात रखी थी। जाकर आप लोग गोलमेज सम्मेलन पूरे डिटेल से पढ़ो, आपको पता चलेगा कि आरक्षण के बारे में कौन व्यक्ति बात कर रहा था जाकर। अम्बेडकर बहुत विद्वान थे। सच्चाई, अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सिर्फ अध्यक्ष ही नहीं थे बेटा, कानून मंत्री भी थे। 22 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां थी उनके पास। ऐसे ही हिंदू कोड बिल नहीं लिख दिया, ऐसे ही नहीं RBI की स्थापना हो गई, ऐसे ही नहीं डैम बन गए। समझ पा रहे हो? विद्वान ही कहा जाएगा। जितना उन्होंने किताबें लिखी है ना, कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी उम्र बीत जाएगी पढ़ते पढ़ते। ऐसे व्यक्ति को विद्वान ही कहा जाएगा। संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान रहा। सच्चाई, संविधान बनाने के लिए 80% सामग्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई थी। एक्ट 1919 से ली गई थी, जो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून था। बेटा और थोड़ा सा वर्षपीय ज्ञान लिया होता ना, तो शायद आज तुम यहाँ पर फंसती नहीं, शायद तुम सच बता पाती। लेकिन क्या करोगी, यहाँ पर फंस गई एक्ट 1919 बोलकर। बल्कि एक्ट 1919 नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया था, और वो भी 80% नहीं 70% तक ही लिया गया था। क्योंकि उस समय गवर्नमेंट किसकी थी, तो अंग्रेजों की थी। तो हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, तो 1935 से। और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ऐसे ही नहीं ले लिया गया। कई देशों का संविधान पढ़ा गया, उनमें जाना गया, परखा गया, देखा गया कि क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में रखने लायक है, क्या चीज़ें हमारे देश को मजबूत बनाएगी, लचीला बनाएगी, कठोर बनाएगी। समझ रही हो? ऐसे नहीं संविधान बने थे। कई समितियां हुई, कई लंबे लंबे चौड़े चौड़े भाषण किए गए। गोल में सम्मेलन जाकर पढ़ो, उसमें सब बाबा साहब का जितने भी भाषण है ना, हर एक पॉइंट पर भाषण किया गया है। ऐसे ही नहीं, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। उस समय ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, और 7 में से कोई बीमार पड़ रहा था, कोई दिल्ली था तो कोई कहीं था, कोई कुछ था, और भार किस पर आ रहा था, तो बाबा साहब पर। पूरा बाबा साहब ने संविधान बनाया। अगर भरोसा नहीं है ना, तो जाकर संविधान का फर्स्ट पेज पढ़ो। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो प्रारूप समिति बनी थी जिसमें 7 सदस्य थे, उनमें से TT कृष्णामाचारी खुद लिखते हैं और बताते हैं कि बाबा साहब पर अकेले भार आ गया था संविधान लिखने में। और तुम 2 दिन के लड़के लड़कियां, ये पूरा फैमिली लोगों को गुमराह करने चले। अरे ये आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोगों को क्या बताना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? उस महान विद्वान व्यक्ति को गलत साबित करना चाहते हो, जिसने इस देश के बारे में सच बोला, जिसने इस देश के भला चाहा, जिसने इस देश के लिए भला चाहा, उस व्यक्ति को गलत साबित करने में तुले हो। अरे तुम्हारे 10 पुरखे आ जाएंगे, 10 कितने, 10 भी नहीं 100 भी आ जाए ना, तो भी उन्हें गलत साबित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बच्चे भी जिंदा हैं। जब जब तुम बाबा साहब पर उंगली उठाओगे, तब तब ये गौतम जवाब लेकर आएगा। याद रखना। दबाकर शेयर करो इस वीडियो को, उन अनभक्तों तक पहुंचाओ जिनको बाबा साहब से दिक्कत है। जय भीम।